मोदी सरकार का वन नेशन वन इलेक्शन महज एक जुमला है, ठीक उसी तरह जैसे कि एक और जुमला दिया गया था कि हर किसी के खाते में 15-15 लाख आएंगे। तो एक देश एक चुनाव पर कोविन कमेटी की रिपोर्ट पर मोदी कैबिनेट ने मुहर तो लगा दी है। बीजेपी की तरफ से माहौल भी बनाया जा रहा है कि अब ये बिल संसद के शीतकालीन सत्र, जो कि दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है, उसमें पेश किया जाएगा और पास करा लिया जाएगा। 2029 का लोकसभा चुनाव जब होगा तो सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी उसी वक्त हो जाएंगे। लेकिन क्या ये सब संभव है? क्यों विपक्ष इसे मोदी सरकार का बड़ा जुमला करार दे रहा है और कैसे एक देश एक चुनाव को लेकर खुद बीजेपी ही घिरती हुई दिखाई दे रही है? इन्हीं सब सवालों पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में पिछले साल सितंबर में सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने इसी साल मार्च में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा और पंचायत चुनाव कैसे करवाए जा सकते हैं, इसे लेकर अपने सुझाव दिए थे। अब मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। नरेंद्र मोदी इसे ऐतिहासिक पहल बता रहे हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर निशाना साधा है। खड़गे ने क्या कहा, पहले सुन लेते हैं। तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है, वहीं इसमें आम आदमी पार्टी भी उसके साथ आ गई। आम आदमी पार्टी ने इसे जुमला कह दिया है। वैसे अधिकांश दल इसे जुमला ही मान रहे हैं, बल्कि ये तक कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने तो हर किसी को 15-15 लाख रुपए देने का जो जुमला दिया था, एक देश एक चुनाव, उससे आगे की कड़ी है या फिर उससे भी बड़ा जुमला साबित हो सकता है। अभी हाल ही के घटनाक्रम को ही देख लीजिए। विपक्ष लगातार सरकार से कह रहा है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश सहित 5 राज्यों में एक साथ चुनाव करा लिए जाएं। लेकिन चुनाव आयोग का क्या कहना है? उसका कहना है कि उसके पास तो इतने संसाधन ही मौजूद नहीं है कि वो एक साथ 5 राज्यों में चुनाव करा सके। जम्मू कश्मीर, जहां लोकसभा की मात्र 5 सीटें हैं, लेकिन वहां चुनाव 5 चरणों में हुआ है। विधानसभा की 90 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी 2 चरणों में और वोटिंग होनी है। यानी ना तो 5 राज्यों में चुनाव आयोग के पास एक साथ चुनाव कराने के लिए संसाधन है और ना ही एक ही राज्य में एक चरण में चुनाव करा पा रहे हैं। लेकिन बात हो रही है एक देश एक चुनाव की, मतलब एक साथ पूरे देश में चुनाव करवाने की। वैसे आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को एक चरण में कराने से चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया था। कहा था सुरक्षा का इशू है, इसलिए 3 चरण में वोटिंग करा रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के चलते एक चरण में वोटिंग नहीं हो पा रही है, तो जब पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे तो सुरक्षा का इशू नहीं होगा। बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं है, राजनीति की भी तो है। और यह भी साफ है कि नरेंद्र मोदी के पास संसद में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो एक देश एक चुनाव वाला बिल संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उससे पास करा सके। इसको समझने के लिए आपको अभी समीकरण को भी समझना होगा। तो संसद में इस समय जो भी समीकरण है वो पूरी तरह से मोदी सरकार के पक्ष में नहीं है। आप सभी जानते हैं कि इस बार बहुमत से भी सरकार नहीं आई है, बैसाखियों की सरकार है। एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। दोनों ही सदनों में सरकार के पास बहुमत है, लेकिन एनडीए सरकार के पास, लेकिन ये बहुत ही साधारण बहुमत है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि एक देश एक चुनाव वाला बिल संविधान संशोधन बिल होगा, यानी इस बिल को पास कराने के लिए साधारण बहुमत से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि 2/3 बहुमत से ही ये बिल पास हो पाएगा। और यहां मोदी सरकार फंसती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले लोकसभा के समीकरण को देखते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो लोकसभा में कुल सीटें हैं 543, एनडीए के पास है 292 और इंडिया गठबंधन के पास है 241। अन्य के खाते में है 9 और 1 सीट जो है खाली पड़ी हुई है। इसी तरह से अब राज्यसभा की भी बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 245। इसमें से एनडीए के पास 119 है, इंडिया गठबंधन के पास 87 सीटें हैं, निर्दलीय और अन्य के पास दोनों मिलाकर 29 सीटें हैं और 10 सीटें अभी खाली पड़ी हुई हैं। तो अब
क्या समीकरण है, एनडीए की स्थिति क्या है, विपक्ष की स्थिति क्या है, ये तो हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि ये बिल लोकसभा में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनने वाला है। तो बिल को लोकसभा में पास कराने के लिए 2/3 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है। अब लोकसभा में 542 सांसद होते हैं, इसलिए 362 सांसदों के समर्थन की जरूरत सरकार को पड़ेगी। अब संसद में एनडीए गठबंधन के पास है 292 सांसद, यानी 2/3 बहुमत से 70 सीटें कम हैं। तो बिल को रोकने के लिए विपक्ष को 181 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, जबकि इंडिया गठबंधन जो इस मामले में पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है और इसका खुलकर विरोध कर रहा है और विरोध का ऐलान भी कर चुका है, उसके पास हैं 241 सांसद। अगर इंडिया गठबंधन के सांसद वोटिंग में बिल के खिलाफ मतदान करते हैं तो यह संविधान संशोधन विधेयक गिर जाएगा। अब लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी इस बिल के सामने मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। यहां भी सरकार के पक्ष में 2/3 बहुमत नहीं है। राज्यसभा की सीटें हैं 245 और अगर सभी सीट शीतकालीन सत्र से पहले भर जाती हैं तो सरकार को बिल के समर्थन के लिए 164 वोट की जरूरत पड़ेगी। और अब एनडीए के पास कुल 119 सीटें हैं। अगर खाली सभी 10 सीटें भी एनडीए के हिस्से में आ जाती हैं तो भी संख्या 129 ही रह जाएगी और बिल के खिलाफ 82 वोट पड़े तो संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में भी गिर जाएगा। और इंडिया गठबंधन के पास 87 सांसद हैं, यानी उसे सिर्फ और सिर्फ 5 वोटों की जरूरत है। तो संसद के पास होने के बाद 15 राज्यों की विधानसभा से भी सहमति की जरूरत होती है। मतलब अगर किसी तरह से जोड़ तोड़ करके किसी को अपने पाले में लाके लोकसभा और राज्यसभा से एनडीए सरकार इसे पास करवा भी लेती है तो फिर इसे 15 राज्यों की विधानसभा से भी पास कराना होगा। तो ये भी एक मुश्किल कहीं ना कहीं इस बिल के आड़े आएगी पास कराने में। यानी लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही सदनों में सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है। तो पहले तो ये बिल वहीं अटक जाएगा, लोकसभा में भी अटकेगा और राज्यसभा में भी अटकेगा। और इसके बाद अगर किसी तरह से वहां से निकल भी गया तो 15 राज्यों की विधानसभा से भी इसे पास कराना पड़ेगा। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार फिर भी इस बिल को शीतकालीन सत्र में पेश करने का दावा क्यों कर रही है, जबकि वक्फ संशोधन बिल को ही सरकार को सदन में पेश करने में पसीने छूट गए थे। इधर किरण रिजिजू उस बिल के बारे में समझा रहे थे कि बीच में ही उनको मैसेज पहुंच गया कि इसको जेपीसी के पास भेज दो। उसी दौरान उनके पास एक चिट्ठी आई, चिट्ठी में जो है ये उन्हें आदेश दिया गया कि इस बिल को जो है जेपीसी के पास भेज दिया जाए। और अपने बिल के बारे में समझाते हुए ही बीच में ही किरण रिजिजू ने इस बिल को जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश कर दी। तो इस तरह से वहां पर यह भी पता चल गया था कि जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, एनडीए सरकार है, वो बैकफुट पर है, दबाव में काम कर रही है। तो ऐसे में एक और बिल ऐसा लाना जिस पर पहले ही विपक्ष जो है अड़ा हुआ है कि ये नहीं होने देंगे, उस बिल के बारे में जिक्र करना भी बीजेपी के लिए और एनडीए सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब अगर वक्फ संशोधन बिल की ही बात करें तो ये जो है संविधान संशोधन बिल नहीं था, तब भी दिक्कत हुई सरकार को, जिसके लिए सरकार को साधारण बहुमत की ही जरूरत थी, जो सरकार के पास मौजूद भी था। तब भी सरकार वक्फ बिल पास नहीं करा सकी और इसे जेपीसी के हवाले करना ही पड़ गया था। और अब ये ही सब कुछ कयास वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर उठने लगे हैं और यहाँ पर स्थिति बीजेपी की और एनडीए की ज्यादा कमजोर है। वैसे भी इस बिल को लेकर टीडीपी ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। अगर टीडीपी ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर दिया तो 2/3 बहुमत तो दूर, सरकार के लिए साधारण बहुमत जुटाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इस बिल को जेपीसी के हवाले कर सकती है। यानी विपक्ष जिस तरह के दावे कर रहा है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात मोदी सरकार कर रही है वो महज एक जुमला है, तो ये समीकरण बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष के इस दावे में सच्चाई तो है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।